प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। अगले 15 मिनट्स में आपको किंगशिप कास्टिंग क्लास यानी कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हम महाभारत पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो उसका आंसर है कि महाभारत के थ्रू हमें विभिन्न वर्ग यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग किस तरीके से रहते थे, वो लोग क्या चीज़ें फॉलो करते थे और क्या नहीं करते थे, वो सब बातें हमें उस महाभारत से पता चल पाती हैं। 1919 में V.S. सुक्तांकर ये एक स्कॉलर थे, इन्होंने एक टीम बनाई। उन्होंने जितनी भी महाभारत के टेक्स्ट, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज या किसी और लोकल लैंग्वेज, उन सबको इकट्ठा करा और कंपाइल किया 13,000 पेजेस में। इस प्रोजेक्ट को करने में उन्हें 47 ईयर्स लगे। इससे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो कॉमन एलिमेंट था जो सब में कॉमन था, मोस्ट ऑफ दी महाभारत जो अलग अलग जगहों पे मिली। दूसरा कुछ रीजनल वेरिएशन यानी कि जहाँ जहाँ जगह के हिसाब से कुछ कुछ बदलाव आते गए। तो ये दो तरीके के हमें बातें उन महाभारत में दिखी। किंगशिप एंड मैरिज। अब हर फैमिली अलग होती है। जो फैमिली में आपके रिलेटिव्स, आपका पूरा नेटवर्क होता है, उससे आप रिश्तेदार या परिवार कहते हैं, वो किंग फ्लॉक कहा जाता है उसे। अब कुछ सोसाइटीज़ कज़न्स को ब्लड रिलेशन मानती हैं, मतलब खून का रिश्ता कहा जाता है, लेकिन कुछ में उन्हें नहीं माना जाता है। अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में हमें जो एलीट यानी कि जो अमीर रिच लोग थे उनके बारे में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है, लेकिन लोकल लोगों की लाइफ के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है। द आइडियल ऑफ पैटर्लिनी। पैटर्लिनी मतलब कि जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। द सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज, इवन जो राजा की गद्दी है, जो थ्रोन, वो भी वो सन क्लेम कर सकता है। ऑल्दो इस प्रैक्टिस में कुछ वेरिएशन होते हैं, जैसे अगर किसी का कोई सन नहीं है, उस सिचुएशन में ब्रदर सक्सीड कर सकता है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में वुमेन, जैसे हमने प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल देखा, वो भी पावर क्लेम करती हैं, लेकिन वुमेन पावर क्लेम करें ऐसे एग्जाम्पल्स हमें कम मिलते हैं। रूल्स ऑफ मैरिज। डॉटर्स जो होती थी उनको कोई भी हाउस होल्ड रिसोर्सेज में क्लेम नहीं होता था, उनका कोई हक नहीं माना जाता था। इससे कन्यादान का एक बिलीफ शुरू हुआ विच वॉज लाइक गिफ्ट ऑफ डॉटर। इसे कन्यादान कहा जाता है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ फादर। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस को रिकग्नाइज किया गया है। 8 तरीके की जो शादियों को रिकग्नाइज किया गया है उसमें 4 को अच्छा माना गया है और 4 को बुरा माना गया है। अब एक्सोगेमी, मैरिज जो अपने आप का यूनिट है आपकी, उसके बाहर मैरिज करना, ये डिजायरेबल माना जाता है। एंडोगेमी, अपनी यूनिट के अंदर ही मैरिज करना। पॉलीगेमी, जिसमें एक मैन की बहुत सारी वाइफ हों। पॉलीएंड्री, एक वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हों, जैसे कि द्रौपदी। अब हर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स ने लोगों को गोत्र में भी डिवाइड कर दिया। गोत्र का मतलब था कि जो एक गोत्र से बिलोंग करते हैं उनका पूर्वज सेम है। गोत्र के 2 रूल्स हैं कि जो वुमेन हैं उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने फादर का गोत्र छोड़ के शादी के बाद अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करें, और सेकंड रूल ये कहा जाता है कि सेम गोत्र के लोगों में शादी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे हमें ऐसा एग्जाम्पल भी मिलता है, जैसे सतवाहना रूलर्स में उनकी वाइफ्स ने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा और अपने हस्बैंड के गोत्र को नहीं एक्सेप्ट किया। जैसे कि ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस के हिसाब से माना जाता था कि ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मदर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे सतवाहना रूलर्स में देखा गया है कि उनकी जो मदर होती थी उनसे ही रूलर्स यानी कि जो राजा हैं वो अपना नेम लिया करते थे। सोशल डिफरेंसेस। अब ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में ये लिखा था कि विभिन्न वर्ग यानी वर्णास में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें क्या क्या काम करने चाहिए। तो ब्राह्मण्स को ये माना जाता था कि उन्हें पढ़ाना और वेद को पढ़ना और अलग अलग सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, गिफ्ट लेना,
क्षत्रिय को वॉर करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, चीज़ों को एडमिनिस्टर करना, वेद को पढ़ना और गिफ्ट्स और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना। वैश्यास को एग्रीकल्चर, पैस्चरलिज्म और ट्रेड। पैस्चरलिज्म मीन्स जानवरों को पालना, खेती करना, एग्रीकल्चर और ट्रेड करना। शूद्रास को माना जाता था कि उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्लास को सर्व करना होगा। शूद्रास को ब्राह्मण्स ने इन नॉर्म्स को, ताकि अच्छे से यही बातें लोग पालन करें, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई। पहला उन्होंने ये कहा कि ये जो वर्णा है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये बिल्कुल डिवाइन है, मतलब ये पत्थर की लकीर है एक तरीके से। दूसरा उन्होंने राजा को ये एडवाइस किया, क्योंकि राजा से भी ऊपर ब्राह्मण होते थे, तो उन्होंने ये कहा कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके राज्य में इन वर्णास का पालन अच्छे से किया जाए, लोग इनको माने। तीसरा उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा कि ये बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही ये तय हो जाता है कि आप क्या हो। अब इन ब्राह्मण्स की बातें शायद हर जगह पे नहीं मानी जाती थी, जैसे नॉन क्षत्रिय किंग। अब ब्राह्मण्स के हिसाब से सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, लेकिन मौर्य का अगर हम देखें तो मौर्य एक सबसे बड़ा एम्पायर है, मौर्य वंश यानी कि मौर्य डायनेस्टी। उसमें जो सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था, वो कहा जाता है, वैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण्स कहते हैं कि वो काफ़ी नीच जाति के थे, मतलब वो क्षत्रिय नहीं थे। इसके अलावा सतवाहना, उनके बेस्ट रूलर्स भी, वो कहा जाता है वो क्षत्रिय नहीं, वो ब्राह्मण थे। तो इसका मतलब माना जा सकता है कि शायद ब्राह्मण्स की जो प्रैक्टिसेस लिखी जाती थी वो हर जगह पे नहीं मानी जाती थी। इसके बाद जातियां भी बना दी गई। वर्णा तो सिर्फ 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जातियां बहुत सारी होती हैं। ये शायद इसीलिए बनाई गई थी, जैसे कुछ लोग जो जंगलों में रहते हैं या जो जैसे गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनहार है, हम उन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे आप, तो उन्हें जातियों का नाम दे दिया गया, उनका अपना एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को गिल्ड्स और श्रीन्स कहा जाता है। इनकी अपना ही प्रोफेशन है, इनका अपना, इसे सारे सुनहार ही हैं ये। अब सुनहार ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य हैं, वो एक अलग ही उनकी जाति है। इस तरीके से वो जातियां बांट दिया करते थे। अब ऐसी पॉपुलेशन जो संस्कृत नहीं बोलती थी उसे अनसिविलाइज्ड या इवन एनिमल लाइक कहा जाता था। जो संस्कृत बोलते थे सिर्फ उन्हें ही अच्छा माना जाता था। जैसे एकलव्य है, हमने एकलव्य महाभारत की स्टोरी में सुना है कि वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आए थे, उन्हें भी माना जाता है कि वो फॉरेस्ट ड्वेलर थे। अब इन 4 वर्णों के अलावा जो सबसे नीचे शूद्र हैं, उनसे भी नीचे अनटचेबल्स में माना जाता है चंडाल्स को। चंडाल्स, उनको ये माना जाता है कि इवन उनका देख लेने से भी लोग पॉल्यूट हो जाते। उनको ऐसी मनुस्मृति में ड्यूटीज़ लिखी गई हैं कि चंडाल्स को क्या काम करना होता है। तो उसमें कहा जाता है कि उन्हें विलेज के बाहर रहना होगा, वो रात को विलेज में चल नहीं सकते। उनको जो लोग ऐसे हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, उनकी डेड बॉडी को उनको डिस्पोज, यानी कि उनके जो भी अंतिम संस्कार वगैरह है वो उन्हें करना पड़ेगा। रिसोर्सेज एंड स्टेटस, इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, जेंडर की और वर्नास की। अब माना जाता है कि फादर की डेथ के बाद, पिता की डेथ के बाद पुत्र को सब कुछ, यानी कि सन को सब कुछ मिल जाता है। तो मोस्टली लैंड वगैरह सब चीज़ों को एक्सेस सन को ही मिलती है, मैन को। वुमेन को नहीं दिया जाता था लैंड। वुमेन को सिर्फ उसकी मैरिज पे जो गिफ्ट्स मिलते थे, जिसे स्त्री धन कहा जाता था, सिर्फ वो अपने पास रख सकती थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता था। हमें बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ वुमेन को लैंड वगैरह दिया गया हो। हमने पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो हम मान सकते हैं कि जेंडर में अनइक्वालिटी, यानी कि मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना वुमेन से, इसका रीज़न भी शायद यही है कि वुमेन को लैंड, ज़मीन नहीं दी जाती थी, उनको कोई भी हक नहीं दिया जाता था अपने फादर की प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज में। आज तो खैर लॉ बन गए हैं, तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। दूसरा वर्ण में भी ये दिखाया जाता है, क्योंकि शूद्र सबसे बॉटम में माने जाते हैं, उनको तो सर्व करना है, तो शूद्र तो कभी रिच दिखाए ही नहीं गए, लेकिन तो सबसे वेल्दीएस्ट तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होंगे। अब एक और ऑल्टरनेटिव माना जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास वेल्थ होगी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, तो लोग उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो भी ये हो जाता है।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब बुद्धिस्ट लोग ये मानते हैं, सूत्र पिटाका इनका एक टेक्स्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि पहले लोग बहुत पीसफुल रहते थे, वो नेचर से सिर्फ उतनी चीज़ें लेते थे जितनी उनको चाहिए होती थी। वक्त के साथ वो लालची होते गए, ग्रीडी होते गए और उन्होंने ज़्यादा चीज़ें अपने लिए यूज़ करनी शुरू कर दी। हैंडलिंग टेक्स्ट, अब हिस्टोरियंस को संस्कृत, पाली और लोकल लैंग्वेज में अलग अलग टेक्स्ट मिलते हैं जिसमें वो देखते हैं कि इसका किसने होगा, मतलब जैसे एक महाभारत भी है तो इनका ऑथर कौन होगा, इसे किस टाइम में लिखा गया होगा। जैसे महाभारत है, ये संस्कृत में लिखी गई है जो सबसे सिंपल है, लेकिन अगर आप लोकल लैंग्वेज में तमिल, पाली, इनमें थोड़ी रीजनल वेरिएशन, जो वक्त के साथ, जो जगह के साथ थोड़े हमें बदलाव दिखते हैं उनके टेक्स्ट में। अब हिस्टोरियंस जो भी पुराना टेक्स्ट, जो भी पुरानी लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नरेटिव, एक डिक्टेटिव। नरेटिव मतलब जो सिर्फ कहानी की फॉर्म में लिखा गया है। डिक्टेटिव जिसमें कोई सोशल नॉर्म्स, जिसमें हमें कोई ऐसी जानकारी पता चलती है कि उस वक्त लोग किस तरीके की चीज़ों का पालन करते थे। ऑथर्स एंड डेट्स, अब ओरिजिनल स्टोरी जो लिखी गई थी महाभारत की, वो तो माना जाता है कि क्योंकि ये तो लड़ाई थी, तो उसमें जो लोग रथ पे सारथी होते थे, मतलब आपने अगर अर्जुन भी देखा तो उनके कृष्ण जी सारथी थे। इसी तरीके से जो आगे चैरियट बैठे होते थे, जो कार्ट चलाते थे या घोड़े चलाते थे, उन लोगों ने ये कहानियाँ देखी और उन्होंने ओरली इनको बोला, मुँह ज़बानी। उसके बाद वक्त के साथ इन्हें लिखा गया, ब्राह्मण्स ने इनको लिखना शुरू किया। अब जो लिखी हुई हमें चीज़ें मिलती हैं उनमें कुरु और पंचाल, ये किंगडम्स का नाम आता है। ये उसी वक्त इवॉल्व हो रहे थे। वही ऐसा वक्त था जिस टाइम पे महाभारत लिखी गई है जब कृष्ण जी, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हें भी पूजा जाता था। 10,000 वर्सेस यानी कि 10,000 छंद की ये पहले लिखी गई थी, बाद में बढ़ते बढ़ते ऐड होते होते ये 1,00,000 छंद की हो गई। और सबसे पहले जो माना जाता है, वेद व्यास जी ने इसको लिखा होगा। सर्च ऑफ कन्वेंस, अब बीबी लाल विलेज ऑफ एक्सकेवेशन, इन्होंने 1951 से 1952 में इनको एक मेरठ के यूपी में हस्तिनापुर नाम की जगह मिली और माना जाता है कि कुरु किंगडम जो था वो भी वहीं सिचुएटेड था। जो बीबी लाल ने उनकी वहाँ पे खुदाई की, एक्सकेवेशन की, तो उन्हें वहाँ पे 5 अलग अलग लेयर मिली, मतलब मिट्टी में सबसे नीचे, फिर ऊपर, ऐसे 5। उसमें 2 हमारे काम की हैं। सेकंड फेज़ में उनको मिला कि घर जो थे वो बिल्कुल भी प्लान नहीं थे, दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और कुछ भी तरीके से नहीं था। थर्ड फेज़ में उनको मिलता है कि सब कुछ प्लान था, मतलब ईंटें भी प्रॉपर बनी हुई थी, घर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम भी था, सब कुछ, वेल्स, कुएं भी थे, सब कुछ था। अब इसमें हम ये मान सकते हैं कि शायद सब कुछ इतना प्लान्ड होगा उस वक्त। दूसरी चीज़ जो महाभारत को लेके काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना चैलेंजिंग एपिसोड है, वो ये है कि द्रौपदी एक वाइफ के 5 हस्बैंड्स थे। अब पॉलीएंड्री पे हिस्टोरियंस में कुछ सजेस्ट करते हैं कि पॉलीएंड्री हमें अनयूजुअल लगती है, लेकिन एक टाइम पे शायद हिमालय रीजन में इसे प्रैक्टिस किया जाता होगा। दूसरा ये मानते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन, जब वॉर होगा, उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ वुमेन हो गई। अब महाभारत जो है ये डायनामिक यानी कि गतिशील पाठ है, क्योंकि महाभारत सिर्फ संस्कृत में लिखा गया और वहीं पे नहीं रुका, उसके बाद इसको अलग अलग लोकल लैंग्वेज में भी लिखा गया। इसकी जो सेंट्रल मेन स्टोरी है, जैसे आप महाभारत की अगर मैं स्टोरी समझाऊं तो आप सबको पता है कि पांडव और कौरव ये 2 कजन्स थे, लेकिन इनमें लड़ाई हुई थी पावर और लैंड को लेके, और बाद में लड़ाई के बाद ऑफ कोर्स पांडव ही जीते थे। तो ये कहानी मेन कहानी है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसको नाटक, डांस, म्यूज़िक, इवन जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनमें अलग अलग तरीके से लोकल लैंग्वेज और लोकल लोगों ने इसको अपना टच दिया है, तो ये बदलती चली गई। तो ये था आपकी हिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर 3। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में झटपट पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।